आज बाजू वाले मोहल्ले में काम करते वक्त घर के मालिक अचानक बगल में आकर खड़े हो गए। उनका देखना ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। क्या करती, दूसरी ओर देखकर काम करने लगी तो ज़रा पास आकर देख कर चले गए। सच पूछो तो एकदम डर गई मैं। किसी भी तरह बस जल्दी जल्दी काम करके दूसरे घर चली गई। ऑफिस पहुंचते ही मेरे डेस्क पर झुककर सर ने कहा कि मैं उनका ख्याल नहीं रख रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नौकरी के आस में बैठे लोगों की कमी नहीं है, वे मुझे निकाल देंगे। जब ज़मींदार साहब से आज की कमाई लेने गई, पैसे थमाते वक्त उन्होंने मेरा हाथ बड़े ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने हाथ झटक दिया तो कहने लगे कि रोज़ के 60 रुपये फोकट का नहीं मिलता तुम्हें, संभल कर रहूं वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आज अचानक मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। कहने वाली बात तो है, जितनी बार कहा जाए कम है। पता तो चले कि समाज के एकदम अलग अलग छोर से आ रही महिलाओं की कहानी आखिरकार एक ही क्यों हो जाती है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो महिलाएं हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ कानून प्रिया और फिर हाजिर हूँ कानून प्रिया का एक और एपिसोड आपके साथ साझा करने। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस हैरेसमेंट की, यानी काम के जगह पर किए गए हैरेसमेंट की। मतलब क्या होता है इतने लंबे चौड़े टर्मिनोलॉजी का। तो कानून ये मानता है कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट आपके कर्मस्थल, यानी जहां भी आप रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उस जगह पर किए गए सेक्सुअल मिसकंडक्ट को कहते हैं। अब इसे इतने लिमिटेड टर्म्स में मत समझना। आमतौर पर जैसे ही सेक्सुअल मिसकंडक्ट की बात आती है, लोग बड़ी आसानी से उसे सिर्फ फिजिकल टच तक सीमित कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी कई तरह के होते हैं। फिजिकल, जिसमें कि टचिंग, ग्रोपिंग, ग्रैबिंग, पिंचिंग या पैटिंग, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। दूसरा, वर्बल, यानी कुछ ऐसी बात कह देना जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो। तीसरा, नॉन वर्बल, जी, यानी बोल के नहीं पर कुछ ऐसे इशारे करना जो कि गलत हो। मुझे अब भी याद है कि मैं लिटरली 12 साल की थी और किसी बस में बैठी हुई थी और बाहर बाइक पर सवार थे 3 लड़के। उनमें से किसी एक ने मुझे देखकर किसिंग साउंड्स निकाली। जब तक मैं मम्मी से कुछ कह पाती, वे निकल चुके थे। उस एक हरकत की जो सालों पहले बीती थी, उसको याद करना अब भी मेरे लिए मुश्किल होता है। तो नॉन वर्बल, जैसा जो मेरे साथ हुआ, या सीटी मारना, ये सभी सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आते हैं। चौथा, विजुअल, माने सामने वाले को कुछ ऐसा दिखाना जिसे देखकर उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो। पांचवा, सेक्सुअल फेवर मांगना किसी और काम के बदले। और छठा और आखिरी, किसी के लिए भी वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ही खराब कर देना। कैसे? उसे टारगेट करके सेक्सुअल जोक्स मारना, काम कर रही किसी महिला का स्लट शेमिंग करना, उसके पर्सनल मामले में टिप्पणी करना, कमेंट करना, ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ही माना जाता है। और किस कानून के हिसाब से ये माना जाता है? कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो बेसिकली वो दफ्तर, वो ऑफिस जहाँ 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी यानी ICC होती है, जिसकी प्रेसिडेंट हमेशा एक महिला ही होती है। इस एक्ट के थ्रू ही ऑफिस में ये कमिटी बनती है। इस कमिटी में जितने लोग होते हैं, नियम यह है कि उनमें से आधी मेंबर्स औरतें ही होनी चाहिए। साथ ही इनमें से एक मेंबर ऐसी हो जो कि किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस पर काम करने वाली किसी एक NGO का भी मेंबर हो। अब अगर आपके साथ या किसी भी जानने वाले के साथ वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा घटता है जो हैरेसमेंट है, तो आप सबसे पहले अपने ऑफिस में बनी इस कमिटी के पास जा सकते हैं। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इस कमिटी के किसी भी फैसले को ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को मानना ही होता है। ये एक्ट साल 2013 में बना, लेकिन इस एक्ट के बनने के लिए एक आइडिया की ज़रूरत थी। वो आइडिया हमारे पास विशाखा गाइडलाइंस के रूप में आई। इस एक्ट के बनने का क्रेडिट किसे जाता है? इसकी भी कहानी है, और ये कहानी आपकी दादियों ने जो बचपन में सुंदर कहानियाँ सुनाई होंगी उससे काफ़ी अलग है, काफ़ी दुखद है और डरावना है। तो हुआ ये कि राजस्थान में जयपुर के पास एक गांव है भतेरी। वहाँ पर रहने वाली एक सोशल वर्कर थी। वे महिला विकास कार्यक्रम के तहत काम कर रही थी। एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश के दौरान
किसी गांव के अपर कास्ट के कुछ लोगों से उनकी बहस हुई। वो उसके काम से नाखुश थे, जायज़ है, क्योंकि वो उनके रिवाजों पर सवाल उठा रही थी। और इसके बाद उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनका गैंगरेप कर दिया। महिला ने इन लोगों के खिलाफ केस फाइल कराया, लेकिन सेशन कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि गांव पंचायत से लेकर पुलिस, डॉक्टर्स, सभी ने उनकी कहानी, उनकी बात मानने से मना कर दी। जिसके बाद बहुत से विमेन ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ ने मिलकर साल 1997 में विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसे विशाखा एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कहा गया। इस पिटीशन में पीड़िता के लिए न्याय और वर्क प्लेस में औरतों के साथ हो रहे हैरेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और फाइनली 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर किए जाने वाले हैरेसमेंट के खिलाफ कुछ ऑर्डर्स जारी किए और इन्हीं ऑर्डर्स को विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं। बिल्कुल हाल के एक केस पर बात कर लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया बीते 26 अक्टूबर को। केस था एकेडमी वर्सेस JNCTD एंड अदर्स। साहित्य एकेडमी में काम कर रही एक महिला ने एकेडमी के सेक्रेटरी के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने उसे हैरेस किया है, साथ ही रेसिस्ट कमेंट्स भी किए हैं। महिला ने 2-3 इंसिडेंट्स के बाद ICC में कंप्लेंट फाइल किया। महिला ने सुनवाई के दौरान ये भी सामने रखा कि ICC ने उन्हें कंप्लेंट वापस लेने के लिए भी उकसाया है। यहाँ तक कि ICC ने आरोप के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। वे नहीं मानी। उन्होंने लोकल कमेटी में शिकायत दर्ज की। लोकल कमेटी ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद उन्हें 3 महीने के पेड लीव पर भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच महिला चूंकि पिछले 2 साल से एकेडमी में प्रोबेशन पर थी, इस कंप्लेंट के बाद उन्हें एकेडमी से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनमें कुछ खास मेरिट नहीं दिखता एकेडमी को। ये होना था कि महिला पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। उनकी तरफ से केस लड़ रहे थे एडवोकेट रितिन राय और साहित्य एकेडमी की तरफ से केस लड़ रही थी गीता लूथरा। ये वही सीनियर एडवोकेट हैं जो मीटू के दौरान MJ अकबर की लॉयर थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एकेडमी के अगेंस्ट में अपना फैसला सुनाया। ये माना कि हैरेसमेंट हुई है। साथ ही हाई कोर्ट ने एकेडमी को ये ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द उन महिला को एकेडमी में वापस लिया जाए बिना कोई भी सैलरी कट के। और हाँ, एक बात और, महिला ने कोर्ट के सामने ये बताया कि इस पूरे केस के दौरान वो जिस तरह से मेंटली और फिजिकली हैरेस हुई हैं, उसके लिए भी उन्हें रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए। मैं इस एपिसोड के रिसर्च के दौरान कई सारे केसेस पढ़ रही थी। एक केस विदेश का दिखा। एक बहुत ही रिनाउंड फिजिसिस्ट, लेक्चरर, राइटर है लॉरेंस क्रॉस। 2018 में उनके खिलाफ कई सारे कंप्लेंट्स आए और वो ग्रोपिंग से लेकर भद्दे कमेंट्स और साथ काम कर रही महिलाओं के साथ सेक्सुअल फेवर मांगने तक के थे। 2-3 यूनिवर्सिटी से बैन हो चुके थे। अपने यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ाते थे वहाँ से भी बैन हो चुके थे। पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वो अपने पब्लिक लाइफ को उतने ही शान से जिएंगे जितना कि जीते आए हैं और सारे के सारे आरोप झूठे हैं। और आज भी वो बिना किसी भी एलिगेशन के अकाउंटेबल हैं, एक महानतम साइंटिस्ट हैं और उसके रूप में ही जाने जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन सारी औरतों की आवाज़ हवा में कहीं गूंज तो ज़रूर रही है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा औरत अपने साथ हुए हैरेसमेंट की बात किसी पब्लिक स्पेस में लेकर आती है, उसे यकीन करना जब लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है, फिर कभी सोचा है उन औरतों के बारे में क्या जिनकी पहुंच कानून तक तो क्या, स्कूल तक भी नहीं है। हमारे संविधान पर यह आरोप हमेशा लगता रहा है कि भारतीय संविधान केवल 2 तरह की महिलाओं के लिए है। एक वो जो पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं। दूसरी हाउस होल्ड्स की महिलाएं जिनके ऊपर कम से कम छत है। उन महिलाओं के बारे में क्या जिनका कोई ठौर नहीं है, जो दिन भर खटने के बाद रोज़ का 30 रुपये लेकर किसी तरह अपना पेट पालती हैं। उनके साथ अगर उनके काम करने वाले जगह पे गलत होता है तो वो रिपोर्ट कहाँ होते होंगे, कौन करता है उन्हें रिपोर्ट? सोचने की बात है, बस इसलिए सामने रख रही हूँ। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।